Hello students, how are you today? So let's start our next topic, and our next topic is that mathematical expression for converting gravitational potential energy into kinetic energy. Okay, so इस expressions में हम find out करेंगे that how can we convert gravitational potential energy into kinetic energy. Okay, so हमारे पास एक very important formula है, we call it is mechanical energy. याद रखिए, what is the mechanical energy? It is sum of kinetic energy plus potential energy. क्लियर? तो जब भी हमारे पास kinetic प्लस potential energy हो, दोनों का सम किसके इज इक्वल टू होगा? मैकेनिकल एनर्जी के. क्लियर? अब हम किसको करेंगे, टॉपिक को बड़ा डिटेल में. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम पार्ट. कंसीडर ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सिचुएटेड एट ए पॉइंट एट ए सर्टेन हाइट h. तो हाइट का वैल्यू कितना बेटे? h हाइट है, तो इट इज सिचुएटेड एट पॉइंट a. फिर अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए. फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम ए टू बी और फिर करेगा ए टू सी. तो तीनों ही केस में हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी. व्हेन द मास बॉडी एट पॉइंट ए इट इज एट रेस्ट. अगर रेस्ट पे हुआ तो यू इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इसका? 0. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है देन वी हैव अ ऑब्जेक्ट of mass m at point A. Now we will find the total mechanical energy at point A. अब बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट वो किसी सर्टेन हाइट h पे हो तब उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ऑल पॉइंट A B C आर सेम. तो हम इस टोटल डेरिवेशंस में यही फाइंड करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी सब पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी. तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए. एट पॉइंट ए व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट पॉइंट ए? तो हमारे पास होगा mgh, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट. जितना ज्यादा हाइट पे होगा उतनी इसमें स्टोर होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई. अब फाइंड करेंगे ये ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए कहां पे है? रेस्ट पे है. अगर रेस्ट पे हुआ तो इसका वेलोसिटी 0 है. वेलोसिटी 0 है तो किनेटिक एनर्जी कितना हो गया? किनेटिक एनर्जी इज 0. तो किनेटिक एनर्जी 0. अब दोनों का सम अप करो तो वो बनेगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू mgh. क्लियर? तो ये हमने फाइंड आउट किया एट पॉइंट ए. क्या फाइंड किया? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. अब हम फाइंड करेंगे एट पॉइंट बी. क्या फाइंड करेंगे एट पॉइंट बी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी. अब ऑब्जेक्ट मूव किया फ्रॉम ए टू बी. ऑब्जेक्ट कहां मूव किया? फ्रॉम ए टू बी. जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम ए टू बी तो इसकी हाइट डिक्रीज होगी. कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? x इसने डिस्टेंस कवर अप किया, और यहां पर इसकी टोटल हाइट कितनी बच गई? टोटल हाइट बच गई h माइनस x. टोटल हाइट में से x को माइनस कर दो तो ये वाली हाइट बच गई. तो इतनी हाइट है और बाकी इसका मास हो गया mg, तो ये h हो जाएगा. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट पॉइंट b? तो वो होगा mgh. h वाला ये वाला पार्ट. क्लियर है? तो mgh दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. अब हम क्या फाइंड करेंगे? इसका काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे रेस्ट था लेकिन जैसे नीचे आया इट कम्स विद सर्टेन वेलोसिटी v. तो यहाँ पर इसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी थी. उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gx. x क्या था? जितना इसने डिस्टेंस को ट्रैवल किया. x है, u का वैल्यू 0 है बेटे, तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? mgx. ठीक है, ये 0 हो गया. अब इसको पुट करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, हाफ m इनटू v स्क्वायर का वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया. 2 से 2 कैंसिल और बच गया mgx. अब हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है, दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड अप. और ऐड अप करेंगे तो mgh माइनस mgx इसको हमने स्प्लिट अप कर लिया और प्लस काइनेटिक एनर्जी. x से x कैंसिल हो गया. फिर से हमारे पास क्या बच गया? टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh. ठीक है, तो mgh हमारे पास बन गया. वी कॉल इट इज इक्वेशन नंबर 2. वी हैव दिस वन इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या फाइंड करेंगे? नाउ वी विल अगेन फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C. अब जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्रॉम A टू C
हमने बी टू सी नहीं लेना, याद रखना पॉइंट हम फाइंड करेंगे फ्रॉम व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू सी। अगर ये वो ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम ए टू सी तो इसकी सी पर हाइट कितनी होगी, 0। सी पे हाइट कितना है, 0। अगर हाइट 0 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है एज हाइट इज 0 एट पॉइंट सी। अब हम करेंगे ऊपर से जैसे नीचे फॉल करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगेगा हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अब ये फॉर्मूले में क्या आएगा, इसने ए से लेके सी तक का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस है यहाँ पर एच। एच का वैल्यू पुट करेंगे, यू स्क्वायर तो ऑलरेडी 0 है और वी स्क्वायर का वैल्यू क्या बन गया 2gh। इसको पुट किया है यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल एंड अगेन वी गेट द वैल्यू ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3rd। Now this is equation number 3rd. So what we conclude, हमने ये conclude निकाला कि जो हमारे पास total mechanical energy होती है that point at point A, B और C हमेशा क्या होती है, same. Okay, from equation number 1, 2, 3 we conclude that total mechanical energy at all point A, B, C is same. That we have to prove. तो यही हमने प्रूफ करना था और इसी को प्रूफ को हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ ड्राइव किया है, ठीक है बेटे। सो दिस इज आवर टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो बेटे दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में अक्सर आ जाते हैं। इट्स ऑफ 3 marks questions. So this is also very important questions. Okay. So now we will calculate what is the total potential energy stored in a spring whenever external force is applied on it. Okay. So let's start. First of all, we will understand the diagrammatic part. Only then we will do on its mathematical expressions. So first, let's start first part. तो हमारे पास सबसे पहले क्या बेटे, we have a smooth surface. Okay, and a rigid spot here. This is a rigid spot. तो इसके साथ क्या हुआ है, this is rigid spot and we have a spring, extensible spring with mass m is attached. ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है बेटे m और इसका मास है बेटे m और ये मास जो होगा वो स्प्रिंग के साथ अटैच है। एट द फर्स्ट केस क्या होगा, मास इज एट इट्स मीन पोजीशन। तो ये स्प्रिंग का मीन पोजीशन है एट पॉइंट सी। तो सी के ऊपर ये आपका मास खड़ा है, ठीक है, स्टैंडिंग है। नाउ व्हाट हैपेंड, एज वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक ऑफ मास m इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो जो अपोजिट डायरेक्शंस में हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सटेंशन स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन फोर्स आ जाएगा, जिसके कारण इस स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा, वी कॉल इट इज restoring force. कौन सी फोर्स, restoring force, and we represent it with a capital F. Capital F will represent restoring force in the spring और जो small f होगा, small f को क्या नाम देंगे, external force। तो हमने इस ब्लॉक को यहाँ से पकड़ के उस तरफ खींचा, तो जैसे हमने फोर्स लगाई और वो जितनी फोर्स लगाई जितना इसका इस पॉइंट से आगे का डिस्प्लेसमेंट होगा, फ्रॉम C it moves at point BP, C to P इसका मूवमेंट हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटे x। तो x इज देयर डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज्यादा इसमें कौन सी फोर्स डेवलप होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये जो लॉ था हमारे पास, इस लॉ को दिया रॉबर्ट हुक ने, तो वी हैव अ हुक्स लॉ। सो हुक्स लॉ कहता है रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी, x के। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स इसमें होगी। ओके, तो इसी को हम अभी ड्राइव करेंगे और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कितना वर्क डन करेंगे। जितना वर्क डन हमने इस ब्लॉक पे किया तो इसके ऊपर हमने फोर्स भी लगाई और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हुई, तो जितना वर्क डन किया उतना इस स्प्रिंग में स्टोर हो गया एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, इट्स अ थ्योरी पार्ट। नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा,
the potential energy when it is pulled from its mean position C to P. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी when it is pulled from C to P such that CP का डिस्टेंस कितना होगा बेटे x. CP का डिस्टेंस कितना होगा x. तो रिस्टोरिंग फोर्स F is set up in the spring according to Hooke's law. Hooke's law कहता है हमें F proportional to x. तो F proportional to x होता है. So proportionality साइन को जब भी आप खत्म करेंगे we have some constant. So we have here minus k. K क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि जिस साइड पे डिस्प्लेसमेंट होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में रिस्टोरिंग फोर्स से डेवलप होगी. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ फ्रॉम C to P और रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऑपोजिट हुई. साइन ऑपोजिट है डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है. K क्या है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है नेचर ऑफ मटेरियल. तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग कौन से मटेरियल से बना हुआ है. उसी के अकॉर्डिंग इसकी K की वैल्यू सेटअप होगी. We call it is spring constant. So we have this one restoring forces opposite direction. अब हमने क्या किया स्मॉल वर्क डन किया. स्मॉल वर्क डन किया क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली इसकी. ठीक है. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली फ्रॉम C to P. तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन डेवलप. तो वो स्मॉल वर्क डन क्या आएगा स्मॉल वर्क डन आएगा dW is equal to फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास स्मॉल वर्क डन. अब फर्स्ट इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. इसको भी नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी विल पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स इनटू इक्वेशन नंबर 2. फर्स्ट को सेकंड में पुट कर दो. अगर फर्स्ट को सेकंड में पुट करते हैं वी हैव हियर तो बन जाएगा kx dx. तो हमने ये इक्वेशन किसमें ली है मैग्नीट्यूड. हमने इसको मैग्नीट्यूड में ले लिया क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन का और इसमें कुछ नहीं है. तो नेगेटिव साइन को हमने खत्म कर दिया मैग्नीट्यूड में ले लिया. सो dW is equal to kx dx. तो हमारे पास ये स्मॉल वर्क डन है. अब हमने क्या निकालना है बेटे टोटल वर्क डन. तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा. सो टोटल वर्क डन के लिए हम इसको इक्वेशन को क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे बेटे. तो इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू W. वही हैव इसको इंटीग्रेट कर दो बेटे k कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा. तो इंटीग्रेट करेंगे x dx को. x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x स्क्वायर ओवर 2. तो वैल्यू इसका 0 है 2x है तो 0 का 0 हो जाएगा. x पुट किया तो वी गेट दिस वन इक्वेशन. ठीक है. तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी स्प्रिंग में जितना वर्क डन हुआ है. तो वर्क डन हुआ है सो इट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/2 k x square. So this is called potential energy. Potential energy is generally represented by U. Okay. So जितना वर्क डन किया है उतना उसमें स्टोर हो जाएगा एज ए ग्रेविटेशनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग है तो इलास्टिक होगा. क्लियर. सो इसमें जो हम अब चीज एक और स्टडी करेंगे वो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में मैं इसको थोड़ा और डीप चलेंगे. इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे. ये पार्ट आपको क्लियर सब कुछ. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट दैट इज इट्स ग्राफिकल पार्ट. तो ग्राफिकल पार्ट्स में बेटे हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी. सो वी हैव हियर this and this. So 1 and a 1. Okay. So in this one part we have now calculates its extreme point और its mean point. अब इसको समझेंगे बेटे गौर से देखिए. जब ये ग्राफ जब इस ब्लॉक को हम किस पॉइंट पे लेके जाएंगे एट पॉइंट P. जब इसको हमने P पे लेके गए तो P पर इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई. P पे जाके ये रेस्ट पे था. जैसे ही हमने इसको छोड़ा ये मोशन में गया और बिल्कुल अंदर चला गया एट पॉइंट Q. P से छोड़ा तो ये अंदर चला गया रिस्टोरिंग फोर्स के कारण और ये चला गया एट पॉइंट Q. तो जब जैसे ही हम इसको यहाँ से रिलीज किया तो यहाँ पॉइंट P पर इसके पास कौन सी एनर्जी थी. पॉइंट P पर इसके पास कौन सी एनर्जी थी. तो हमारा आंसर है एट पॉइंट P इट हैज मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी एक्सट्रीम पॉइंट. तो ये होगा हमारे पास x is equal to 0 और ये होगा x is equal to
P और ये होगा x इज इक्वल टू Q। जब यहां पर देखिए, जब ये पॉइंट P पे था तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हमने इसको यहाँ से रिलीव किया तो इसकी मैक्सिमम, जब ये C को क्रॉस करता है तो C के टाइम पे इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। और ये मेन पॉइंट है ना, तो यहाँ पे C पे डिस्टेंस कितना था? 0। तो x पॉइंट पे वैल्यू कितना आएगा बेटे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मेन पॉइंट पे जब ये P को छोड़ेंगे, ब्लॉक को छोड़ेंगे, ये P से जाएगा Q तक C को पास करते हुए। तो C को जैसे ही इसने पास किया तब इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। तो हम बोलेंगे मेन पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और जो एक्सट्रीम पॉइंट है P और Q, P और Q के बीच में इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो एट ऑल पॉइंट इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसके पार्ट बन जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ऊपर का पार्ट हमें क्या बताएगा? एनर्जी, E फॉर एनर्जी। ठीक है, तो ये इसका पार्ट एनर्जी है। तो ये देखिए, this graph represents energy and this graph is also represents energy. So ये graphical representation is also shows that energy at different points P, C and Q. ठीक है, अब आपको क्लियर है कि एट एक्सट्रीम पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और C पे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटे, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वलाइज रिलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटे आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। मास एनर्जी, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास था E is equal to mc square, delta E is equal to delta mc square. This law explains that energy can be changes into mass and mass can be changes into energy. जितना मास चेंजेस होगा उतनी उसमें स्टोर किसमें चली जाएगी? एनर्जी में। और जितनी एनर्जी को हम कंप्रेस करके डाल देंगे तो वो किसमें स्टोर हो जाएगा? एज ए मास। ठीक है, तो ये था हमारे पास मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, तो ये छोटा सा रिलेशन है जो आपने याद रखना है। इसकी वैल्यू बताएंगे कि मास कैन बी चेंजेस इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी चेंजेस इनटू मास। तो वी कॉल इट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है बेटे एक टॉपिक दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड, न्यूक्लियर, हीट, लाइट। ठीक है, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हमारे पास होती है। एक और टॉपिक होता है हमारे पास दैट वी आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी आपको क्लियर है बेटे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जो आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर इट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। तो ना तो हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही इसको क्रिएट कर सकते हैं। We simply can convert it from one form of energy into another form. So we call it as law of conservation of energy.